नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित शैद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी की पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अनिल कुमार रतूड़ी ने एक लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उसी पर आधारित अपने अनुभव को उन्होंने इस किताब में साझा किया है। उन्होंने कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का भी अवसर मिलेगा। पूर्व महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवनता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी हमारे सभी अधिकारी वर्ग के एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में काम आएगी। मैं उनको बहुत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घड़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री जोशी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी विवाह सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहां पर रहती है। यहां पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था, कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख में वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियाँ भी हो चुकी। ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग हैं, हम कैंट बोर्ड से बात कर उसके मिनिमम रेट फिक्स करेंगे ताकि बहुत कम पैसे में उनकी ब्याह शादी और सामाजिक कार्य यहाँ पर हो सकें। और जिस तेजी से ये काम हुआ है, मैं जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, सुनील जी, उनको शाबाशी देता हूँ कि भारी वर्षा के कारण काम प्रभावित हुआ है। लेकिन इस गति से काम होते हुए मैंने 40 साल मुझे राजनीति में हो गए, मैंने नहीं देखा है। और जैसा कि मुझे हमारे एक्शन सुनील ने बताया कि 15 जनवरी को ये शुरू हुआ था और 15 जनवरी को ही हम यहाँ की जनता को उसको लोकार्पित करें। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजेंद्र शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग को हटाने की मांग की है। शाह ने आरोप लगाया कि पंचायत में सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग पार्किंग की टेंडर में गड़बड़ी की गई। कोर्ट के आदेशों पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति की जांच में सरकारी धन का दुरुपयोग सामने आया था, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, मैं पिछले 6 महीने पहले भी मैंने एक लेटर लिखा था। पौड़ी जिला पंचायत में जो हर घर जल हर घर नल वाला मामला है, उसमें भी बहुत बड़ा घपला था। उसके बाद रुद्रप्रयाग में भी, इससे पहले मैंने जिक्र किया था, रुद्रप्रयाग में भी था। और
कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक टेंडर, बिल्कुल ये ठीक चमोली की तर्ज पर, जिस तरह से चमोली जिला अध्यक्ष जी का निलंबन हुआ, फिर वो ऊपर बहाल हुई, फिर निलंबन, वो तो सेम वही केस रुद्रप्रयाग में है। ज्यादा अमाउंट वाले को टेंडर ना देकर कम अमाउंट वाले को टेंडर इशू किया गया जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा। और ये मैंने पिछली बार भी कहा था और एक बार फिर मैंने पुनः पत्र लिखकर मैंने धामी जी से अनुरोध किया है कि देखिए, भ्रष्टाचार पर लगातार भाजपा कह रही है कि जीरो टॉलरेंस। मेरा ये कहना है धामी जी से बहुत स्पष्ट तौर से कि धामी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार का कीड़ा इस पूरे उत्तराखंड को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसलिए तत्काल प्रभाव से नेताओं पर खास तौर पर देखिए, बताइए, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष इस तरह का काम करेगा तो एक आम आदमी से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये उसमें लिखा हुआ है कि इनको तत्काल प्रभाव से आप हटाइए और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए और सीधे तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दोषी है। वही मामला है जो चमोली में। अब मैं ये एक सवाल और कहना चाहता हूं कि भाई, क्या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर वो भाजपा में चले जाएंगे तो क्या फिर उनकी जांच नहीं होगी? केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। टम्टा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में भी कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार के 100 दिन के कार्यों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें हमने कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के निर्णय लिए हैं। साथ में हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको बढ़ाने के लिए पिछले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही साथ जो क्योंकि मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, ये जो 100 दिन में हमने 15 लाख करोड़ का निवेश किया है, इससे सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के अंदर हुआ है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से भारत का दृश्य बदला है पूरे दुनिया के अंदर, ये 100 दिन के अंदर उसको और ताकत बल देने का काम किया है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे हवाई अड्डों के संबंध में है, नए रनवे पर डेवलपमेंट हैं, चाहे रेल नेटवर्क है, चाहे रोड नेटवर्क है, इन सारे चीज़ों के साथ साथ गांव की कनेक्टिविटी भी बढ़े, इस पर भी हमने इस 100 दिनों के अंदर बहुत सारे बजट का। संगठन पर्व के मौके पर शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी में जब सदस्यता अभियान चलता है बिना किसी शुल्क के किया जाता है और इस सदस्यता अभियान को पार्टी के सभी प्रकोष्ठ एक साथ मनाते हैं, जबकि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के हमले के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर जोरदार पलटवार किया है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का, पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित में उनको टिप्पणी करना नहीं था। जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया दी, जिस पर बीजेपी ने भी माहरा के बयान पर पलटवार किया है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से एक साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था और एक साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर को ये फिर से देश जा रहा है। आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों किस्म के आक्रमण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के से जुड़े हुए संगठन के लोग तो इस समय राहुल गांधी के द्वारा कहे गए कथनों का हवाला देते हुए एक माहौल बना रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक प्रतीत होता है। आज हम सब उस चिट्ठी को पढ़कर स्तब्ध हैं जो जेपी नड्डा ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजी है। देश के विपक्ष के नेता को, जो सदन में विपक्ष के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, राहुल गांधी जी, उनके ऊपर हुई टिप्पणी पर आश्चर्यजनक ढंग से देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध के बैठे हैं। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश के एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को वो सुरक्षा प्रदान करें? चिंता उनको होनी चाहिए कि विपक्ष के नेता को कोई खतरा तो नहीं है। किस तरीके की बातें उनके विधायक, उनके नेता, उनके सांसद, उनके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके की गंभीर चुप्पी साथ के देश के गृह मंत्री बैठे हैं, निश्चित ही ये एक संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत पक रहा है इस देश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सौहार्द वातावरण बनाने के लिए इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की जबान पे लगाम नहीं रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष ने पार्टी में रहते हुए पार्टी को पार्टी लायक ना छोड़ा हो और इस स्थिति पर ला दिया गया हो कि जहां पर बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर दी गई हो, आज वो ये नसीहत देते हैं कि जबान को ठीक करके बोलना चाहिए। जगह जगह पुतला दहन की बात करते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपना आकलन करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि कांग्रेस से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। तो इनके स्वांग का ये एक नया रूप निकल कर आया है कि खुद गलत बोलने के बाद जगह जगह पुतला दहन करने का कार्य कर रहे हैं। इनसे मैं ये पूछती हूं आप सभी के माध्यम से कि जब चौकीदार चोर है जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तब इनकी भाषा की मर्यादा कहां गई थी? जब इस तरीके की भाषा की मर्यादा तब पार करी गई थी जब कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तब भाषा की मर्यादा इनकी कहां गई थी? तब भाषा की मर्यादा कहां गई थी जब इन्होंने मोदी जी को गंदी गंदी गालियां बकी थी, तब इनकी भाषा की मर्यादा कहां गई थी? तो अपनी जबान को खुद काबू में नहीं करके रखते हैं और इस तरीके की बात करते हैं। और जहां तक आतंकवादी कहने की बात है, तो जो भी व्यक्ति अपने देश से पराये देश में जाकर अपने ही देश का नाम खराब करता हो और उसकी बुराइयां करता हो, तो वो भी एक प्रकार का आतंकी है, क्योंकि अपने देश की बुराई पराये देश में जाकर करना भी आतंक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कार्यालय में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें पूर्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में किसी को नामांकन न करने देने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी सदस्यों के साथ बैठक की गई और आगामी कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के लिए रणनीति तय करने पर समीक्षा की। करण माहरा ने बताया कि सभी सदस्यों की सहमति और उनके सुझाव पर होने वाले सोसाइटी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी।
बरसाती मौसम के दौरान सड़कों में गड्ढे और दीवारें क्षतिग्रस्त होने की समस्याओं को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व पर धरने में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पेचिंग वर्क और गड्ढे न भरने पर विभागीय अधिकारियों को मुंह काला कर उन्हें बाजार में घुमाने की चेतावनी दी। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और कई स्थानों पर दीवारें टूट चुकी है। इसके बावजूद अधिकारियों ने कई बार शिकायतों के बाद भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया है। अल्मोड़े विधानसभा की चाहे वो आंतरिक मार्ग हो शहर के, चाहे वो राज्य योजना की मोटर मार्ग हो, चाहे अन्य मोटर मार्ग हो, लगातार उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है। तो और विभागीय अधिकारी को बार बार पत्र के माध्यम से मौखिक सूचना दी गई है कि भाई इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए। और ये जिले का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी तक ना पैचिंग वर्क हुआ है, ना गड्ढे भरे गए हैं। और इसके साथ साथ जो अल्मोड़ा विधानसभा की मोटर मार्ग राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत है, जिनका सैद्धांतिक प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उनका निर्माण कार्य त्वरित किया जाए, शीघ्र किया जाए। उसके साथ साथ जो मोटर मार्ग के आगलन भेजने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जो विधानसभा के अंदर, उनका तत्काल आगलन ला के उनको शासन को भेजा जाए। और जो जहां पर चाहे वो ज्वाइंट वेरिफिकेशन के लिए रुकी है, इंस्पेक्शन के लिए रुकी है, चाहे वो फॉरेस्ट में मामला रुका हुआ है, तो उसकी त्वरित उसकी कार्रवाई की जाए करके इन सब बातों को लेके। और विशेषकर अल्मोड़े में जो भीषण आपदा आई है, भीषण त्रासदी हुई है, भीषण जो वर्षा हुई है, उसमें जितने भी हमारे मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका तत्काल आकलन करके, उनका आगलन बना के प्रस्तुत किया जाए, भेजा जाए करके, और इनको गड्ढों को भरा जाए। तो इसको लेके आज कांग्रेस के पूरे यहाँ पर कार्यकर्ता धरने में बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि तत्काल 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर गड्ढे भरे जाएं और जो शासन को आगलन भी। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रही है। उत्तराखंड में जहां बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए इसको केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा देश की सत्ता को हमेशा के लिए कब्जाने की साजिश बता रहे हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री ललित जोशी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय बीजेपी की सत्ता पर स्थायी नियंत्रण पाने की कोशिश है। उनका आरोप है कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का थाली बजाओ कोरोना में, नोटबंदी जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ, जीएसटी जिसने लोगों को बर्बाद करा, बेरोजगारी पैदा करी, और ये अग्निवीर जैसे मुद्दे जिसमें भारतीय सेना को सीधे सीधे नुकसान हुआ, रोजगार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उसी की कड़ी में ये वन नेशन वन इलेक्शन भी है। ये एक वो ड्रामा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी और उनकी सरकार ये चाहती है कि इस देश में हम किसी तरह से सत्ता हथिया करके कब्जा करके बैठ जाए, चाहे उनके लिए उनको बाबा साहब का संविधान भी बदलना पड़े। तो ये वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। दूसरी बात, मैं खुद ही पत्रकारिता से बात बोलता हूं और मैं ये बात ऑथेंटिकली बोल रहा हूं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि संसद के अंदर 826 या पता नहीं 800 से ऊपर सीटें जो है वो क्यों लगाई गई हैं, जबकि भारत की संसद में व्यवस्था जो है वो 500 समथिंग जो सांसद हमारे होते हैं उनकी ही होनी चाहिए। 10, 15, 20 बार बढ़ा लो, कहीं कोई टूट टाट जाए सीटें। ये जो 800 समथिंग जो सीटें हैं ये क्यों बढ़ाई गई हैं? और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कोई वो चुनाव आयोग करवा सकता है जो चुनाव आयोग अभी हाल फिलहाल में हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ था। उस चुनाव आयोग से आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि वो 29 हमारे जो कितने 29-30 जो स्टेट्स हैं उसमें चुनाव करा लेगा? नहीं, ये शगुफा है, ये सिर्फ ड्रामा है। वोटर को जो है कहीं पर उनका दिमाग तब्दील करने की वो है। और मेरा तो शक है इस देश के अंदर बहुत जल्दी डिक्टेटरशिप हावी होने वाली है। चुनाव नहीं कराने का ये बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा है। देखो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक देश में, इतने बड़े देश में एक ही दिन में चुनाव हो जाए। अगर है तो उसके सर्वदलीय उस पर मीटिंग होनी चाहिए, जनता के सामने उसको रखा जाना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।